Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 6. दिस इज़ अ वेरी लास्ट मॉड्यूल, है ना. इसके बाद कोई मॉड्यूल नहीं है. यहाँ तक अगर आपने कोर्स देखा है तो ये मॉड्यूल बस लास्ट है. इसको फिनिश करिए, पूरा कोर्स को कंप्लीट करिए, तभी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा. और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ओशन करेंट्स को डिस्कस करेंगे, हम प्रेसिपिटेशन को डिस्कस करेंगे कि रेनफॉल कैसे होता है, उसकी वजह से डेजर्ट्स कैसे बनते हैं, क्योंकि ना माउंटेन्स के लीवर्ड साइड पे हमारा रेनफॉल नहीं होता है, वहाँ पर रेनफॉल क्यों नहीं होता है, ये सब हम देखेंगे. उसके बाद हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे, ड्यू पॉइंट पढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे. और उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ेंगे. क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है हमारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ की वजह से. क्लाइमेट चेंज जितना भी हो रहा है वो 70% हम ही कर रहे हैं. और एक्चुअली में इतना ज़्यादा हो गया है कि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं. इस पोलर बेयर को हम बचाएंगे इस मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद. हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग बनेंगे. और एज अ फ्यूचर ऑफ आवर नेशन एंड फ्यूचर ऑफ दिस प्लानट, वी मेक एफर्ट्स टू काउंटर दिस क्लाइमेट चेंज. और ये वेव जो आई है ग्रेटा थनबर्ग की वजह से, आई रियली अप्रिशिएट कि स्टूडेंट्स आर एक्चुअली स्पीकिंग अप, स्टैंडिंग अप एंड चैलेंजिंग द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स दिस. क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और ये सब तो हमेशा चलता रहेगा. इकोनॉमी को कोई इफ़ेक्ट नहीं करना चाहता है. बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमको थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ताकि हम एक सस्टेनेबल प्लानट बना पाएँ. राइट. छोटे स्टेप्स में ये हो सकता है कि आप छोटा डिस्टेंस जाना हो तो वॉक करिए, साइकिल का यूज़ करिए रादर देन अपना स्कूटी लेके आप जा रहे हो, या फिर कार लेके जा रहे हो, उसको अवॉइड करिए. छोटे छोटे पानी को बचाइए. कहीं नल का लीक कर रहा हो तो उसको सही कराइए, है ना. ये सब चीज़ें ही हैं जिनसे हम अगर एक एक इंसान करके ये सब चेंज करेंगे तो ग्लोबली उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. क्योंकि दे से कि अ ड्रॉप मेक्स अ ओशन. तो सिंगल ड्रॉप्स मेक्स अ ओशन. तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी, है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लर्निंग क्या, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम बेसिकली इसमें सबसे पहले इवेपोरेशन कंडेंसेशन पढ़ेंगे कि जो वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में हमारा, वो आता कहाँ से है और वो कैसे आता है, उसको होल्ड कैसे करती है एयर, और फिर उससे रेनफॉल कैसे होती है, कौन सी टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती हैं, और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे ज़्यादा होती हैं कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स पे ज़्यादा होती हैं, और जहाँ भी ज़्यादा होती हैं तो वो क्यों ज़्यादा होती हैं, ये हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर आएंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं उसको चेंज करने के लिए. फिर ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे. फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों होता है. हमने वैसे पिछले मॉड्यूल में देखा है कि सनलाइट से होता है और कैसे होता है, CFCs एमिट हो रहे हैं, बट थोड़ा और डेवल इन करेंगे इसके ऊपर. फिर हम रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर पढ़ेंगे. जो 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 ये भी मैंने पहले बता दिया आपको कि नीचे जो ओशन फ्लोर होता है उसमें कौन कौन से रिलीफ, मतलब कि क्या क्या पैटर्न्स होते हैं. जैसे सी माउंट्स हमने पढ़ा था, हमने ग्योट्स पढ़ा था, राइट, हमने कॉन्टिनेंटल स्लोप पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल राइज पढ़ा था. फिर से हम उसको एक बार और रिवाइज करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि ओशंस का जो फ्लो होता है, जो वाटर का फ्लो होता है, वो वाटर का फ्लो क्यों होता है. टेम्परेचर के वेरिएशन से होता है. जहाँ ओशन का टेम्परेचर वेरी कर रहा है उससे वाइल्ड लाइफ कैसे इफेक्ट होती है, उससे मरीन लाइफ कैसे इफेक्ट होती है, सैलिनिटी कैसे ओशंस को इफेक्ट करती है, ओशन का पानी मूव कैसे करता है, करंट्स कैसे बनते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे. और उसके बाद हम एंड करेंगे वर्ल्ड के क्लाइमेट के डिस्ट्रीब्यूशन से, कि जैसे ग्लोबली अर्थ में जहाँ जहाँ जैसे टेम्परेट रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ पे किस किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है. जैसे आपने पढ़ा होगा टाइगा या फिर कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं, वो आपके टेम्परेट रीजन्स अराउंड द आर्टिक इधर साइड मिलते हैं, है ना. ऊपर नॉर्थ पोल में जाओगे तो वहाँ मिलते हैं. तो वो वहाँ क्यों मिलते हैं और उनका क्या फीचर रहता है, नीडल शेप लीव्स क्यों रहती हैं, तो ये सब हम थोड़ा देखेंगे, है ना. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर. तो वाटर इन द एटमॉस्फेयर. तो जैसे कि लाइन सजेस्ट कर रही है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें पानी आता कहाँ से, है ना. पानी आता कहाँ से, तो कहाँ से आएगा पानी भाई. जितना कहाँ से आएगा, ओशन में तो पानी है, वहीं से पानी आएगा, हमारे नलके से तो आएगा नहीं, है ना. तो पानी वहीं से ही आता है. वाटर कहाँ से आता है कि ये जो ओशंस हैं वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है ना, एज अ वाटर वेपर वो एयर में जाता है, तो वहीं से वाटर आता है, ठीक है. अब कुछ कुछ कंसेप्ट हैं, पहले देख लेते हैं. पहला है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है.
जैसे कि आपको पता होगा ह्यूमिडिटी क्या होता है, जितना वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है, एयर में जितना वाटर वेपर है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिड होता है एटमॉस्फेयर तो हमको पसीना ज़्यादा आता है, राइट। मुंबई वगैरह में आप देखोगे तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है क्योंकि वो ओशन के पास है। ओशन के पास होने से क्या होता है कि जितना भी विंड यहाँ ओशन से फ्लो करता है वो सारा वाटर वेपर लेके आता है, ठीक है। तो यही जो एयर है जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इसको जो हम मेजर करते हैं ना कि कितना वाटर वेपर है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और उसको हम कैसे मेजर करते हैं, देखते हैं आगे। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक्चुअली में कितना अमाउंट है एयर में, वाटर वेपर कितना है, एयर जो भी बह रही है उसमें कितना वाटर वेपर है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये मेजर होती है, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और वेट ऑफ वाटर वेपर, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम निकालते कैसे हैं कि कितना वाटर वेपर है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। मान लो एक ग्लास में मैं एयर लेता हूँ, ठीक है, 1 लीटर एयर लेता हूँ, मतलब 1 लीटर क्या मतलब पूरी एयर लेता हूँ, और इसमें से मैं कितना पानी निकाल सकता हूँ, जितना भी एयर है इसमें कितना पानी प्रेजेंट है, दैट डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैंने लिया, मान लो 1 लीटर लिया, ठीक है। तो उससे आएगा हमारा क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये जो ह्यूमिडिटी होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है ना। तो ऐसे हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, करेक्ट। फिर क्या होता है, क्योंकि एक रेशियो है ना, दोनों सेम ही चीज़ है। The percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its full capacity at a given temperature is known as relative humidity. Relative मतलब किसी के relative होगा, right? तो कितना परसेंटेज आर, हम जनरली जो वैल्यूज़ लेते हैं वो हम आर एच की ही लेते हैं, क्योंकि वो एज अ परसेंटेज होता है। हम आर एच का ही लेते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी 50% है, 30% है, 20% है, उस टाइप से ही हम करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम ये मेजर करते हैं कि मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कितना है एज़ कम्पेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी। क्या मतलब है इसका फुल कैपेसिटी का, मतलब कि देखो मान लो एयर है कुछ, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर है, लेट्स से कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर मान लो, ठीक है। उसका मैक्सिमम कैपेसिटी मॉइस्चर को होल्ड करने का लेट्स से इज़ 1 लीटर मॉइस्चर जो है वो होल्ड कर सकती है, मैक्सिमम 1 लीटर होल्ड कर सकती है, लेट्स से। मैक्सिमम मतलब कि इसके 1 लीटर से अगर हम ज़्यादा करेंगे तो बारिश पड़ जाएगी। यही होता है ना कंडेंसेशन, मतलब इससे ज़्यादा होल्ड ही नहीं कर पाएगी ये, मतलब वाटर वेपर अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो सारा एज अ रेनफॉल नीचे गिर जाएगा। तो जितना मैक्सिमम ये एयर होल्ड कर सकती है, मान लो 1 लीटर होल्ड कर सकती है, मान लो 1 लीटर होल्ड कर सकती है, और जितना एट प्रेजेंट 30 डिग्री सेल्सियस पे होल्ड कर रही है, लेट से मान लो कि होल्ड सिर्फ 0.2 लीटर कर रही है वाटर वेपर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटू 100 उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोल देते हैं दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव मतलब कि मैक्सिमम उसका कितना होल्ड करने का कैपेसिटी है और अभी वो कितना होल्ड किया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। मान लो इसको ऐसे समझो, मान लो आप दोनों हाथ से 50 टॉफ़ी कलेक्ट कर सकते हो, ये आपका मैक्सिमम है। 50 टॉफ़ी आप अपने 2 हाथ में रख सकते हो, ठीक है। 50 टॉफ़ी आप 2 हाथ में रख सकते हो, ये आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है होल्ड करने का। इससे ज़्यादा रखूँगा तो एक, मान लो एक और देता हूँ तो वो एक गिर जाएगी नीचे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करने का। और मान लो आज आपने अपने दोनों हाथों में सिर्फ 25 ही रखी हैं, ठीक है, 25 ही टॉफ़ी रखी हैं। तो मैं अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करूँगा तो कैसे मेजर करूँगा, जितनी आपके पास अभी हैं 25 और जितनी आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो जो कि 50 है, इंटू 100। तो कितना हो गया ये हो गया 50%, है ना। ये हो गया 50%, 50% हो गया। 50% आपका क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये कंसेप्ट है, कितना मैक्सिमम एयर होल्ड कर सकती है और कितना एट प्रेजेंट है इंटू 100, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमिडिटी को, तो देखो कैसे इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एयर का मॉइस्चर को होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि गर्म अगर एयर है तो वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर पाएगी, है ना, ज़्यादा वाटर वेपर आ पाएगा इसमें। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस हिसाब से वेरी करेगी, समझ रहे हो। हायर द टेम्परेचर हायर द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर, समझ रहे हो। तो क्या होगा, ये बेस जो है नीचे, मतलब जो 1 लीटर पहले था कैपेसिटी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ एयर का तो ये 1 लीटर की जगह वो अब 2 लीटर होल्ड कर पाएगी, फॉर एग्जाम्पल लेट से, राइट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस हिसाब से वेरी करेगा, समझ में आ रहा है।
टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमिडिटी को, कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा मेरा, ठीक है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एयर का कैपेसिटी मॉइस्चर को होल्ड करने का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। गर्म एयर जो होती है वो ज़्यादा आपका वाटर वेपर होल्ड कर पाती है, समझ रहे हो। इसको कैसे समझ सकते हो, इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि देखो, मान लो जस्ट एग्जांपल है, एक एनर्जी टाइप का एग्जांपल है। मान लो आप मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें आपने पानी रख दिया, ठीक है, उसमें आपने पानी रख दिया, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो ग्लास है ना, इसको आप मानो कि ये एयर है, ठीक है, ये एयर है और ये आपका पानी है, वाटर है, ठीक है। अब मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको हीट करना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पानी इवेपोरेट होता चला जाएगा। इवेपोरेट होगा, हो सकता है कुछ टाइम बाद ये इतना, इसका लेवल जो पहले यहाँ था अब वो यहाँ आ गया, ठीक है, ये लेवल कम हो गया, ठीक है। तो अब क्या मैं अब इसमें ऊपर और पानी डाल सकता हूँ? डेफिनेटली डाल सकता हूँ, क्योंकि ये तो लेवल नीचे आ गया। तो इसका क्या हुआ, जब मैं हीट कर रहा था, जब जब मैंने हीट किया, जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ, इसका पानी होल्ड करने का कैपेसिटी और बढ़ गया, है ना, क्योंकि अब मैं और इतना ज़्यादा और पानी डाल सकता हूँ। तो वैसे ही जो है वो एयर के साथ भी होता है, समझ रहे हो, एयर के साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम हीट करते हैं, जब एयर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसका जो पानी होल्ड करने का कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूँ तो वो कहाँ ज़्यादा होगी, ओशियंस के ऊपर ज़्यादा होगी, है ना, और कॉन्टिनेंट में लीस्ट होगी। तभी तो हम बोलते हैं ना कि मुंबई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि वो कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन है तो क्या होता है कि ओशियंस के ऊपर जो एयर ब्लो करती है उनका जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा क्या होता है, वो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करती हैं, क्योंकि जस्ट ओशियन से पानी वेपोरेट होकर एयर में जा रहा होता है। और जैसे ही कॉन्टिनेंट के अंदर जाती हैं तो कहीं कहीं तो बारिश हो जाती है, कहीं कहीं बारिश हो जाती है तो अपना मॉइस्चर वो लूज़ कर देती हैं। तो इसीलिए कॉन्टिनेंट्स में लीस्ट होती है, ठीक है, और ओशियंस के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा है ना, ओशियंस के ऊपर सबसे ज़्यादा क्यों होती है ह्यूमिडिटी, क्योंकि ओशियंस के ऊपर ही तो वाटर इवेपोरेट करता है, ओशन से ही तो वाटर इवेपोरेट करता है, और वाटर इवेपोरेट करके कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा। तो इसीलिए जो एयर होती है इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ओशियंस के ऊपर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट। एयर होल्डिंग मॉइस्चर टू इट्स 100% कैपेसिटी इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। तो भाई जब एयर पूरा 100% अपनी फुल कैपेसिटी पे वाटर वेपर को होल्ड करती है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। तो वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके हाथ में 50 क्या बोलते हैं 50 टॉफ़ियाँ हैं, है ना। तो अगर आप 50 होल्ड कर रहे हो तो आप क्या हो, सैचुरेटेड हो गए हो। सैचुरेटेड मतलब कि अब इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, इससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आप सैचुरेट हो गए हो। सैचुरेट मतलब एक अब कांस्टेंट ही है ये, अब इससे ज़्यादा आप नहीं होल्ड कर पाओगे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर मतलब जब ये एयर अपना 100% जितना वो होल्ड कर सकती है वाटर पेपर वो होल्ड कर रही हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड एयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब एक और कंसेप्ट है जो है ड्यू पॉइंट। ड्यू क्या होता है, माउंटेन ड्यू वाला ऐड देखा है ना, डर के आगे जीत है। तो उसमें क्या होता है, ड्यू ड्यू होता क्या है, ड्यू ओस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं। ओस क्या होता है, पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कंडेंस हो जाती हैं। कभी सर्दियों में जब सुबह सुबह कभी उठोगे अगर ज़िंदगी में, तो देखना कि ये जो ग्रास होती है ना, ग्रास बहुत ही वेट होती है, मतलब पानी पानी होता है, उसी को बोलते हैं हम ड्यू। वही होता है ओस जिसको बोलते हैं ना, ओस। तो वो उसी को बोलते हैं ड्यू। वो क्यों होता है, ड्यू क्यों आता है, क्योंकि भाई जो टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स, ये तो ड्यू पॉइंट बता रहा है, वैसे ड्यू आता क्यों है, ड्यू इसलिए आता है क्योंकि जब एयर एयर जो वाटर वेपर होल्ड करी रहती है, उसका जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, है ना, जब टेम्परेचर कम कर देते हैं तो इसमें जो वाटर वेपर होता है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस हो जाता है। जब भी हम एयर का टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और वो एज अ ड्रॉपलेट जो है वो पत्तों पे गिर जाता है या ग्रास पे गिर जाता है, समझ रहे हो, इस टाइप से होता है। क्यों होता है ये ऐसा, हमने अच्छा इसको ऐसे देखो कि हमने याद नहीं, हमने जब पढ़ा था एयर जब राइज करती है तो क्लाउड्स बनाती है तो मतलब क्लाउड्स बनाती है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो वहाँ पे भी तो पानी गिर रहा था ना, क्यों गिर रहा था पानी, क्योंकि भाई जब आप ऊपर जाते हो, जब हाइट में ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है। अब मान लो मैं ऊपर, मेरे को ऊपर जाने का ज़रूरत ही नहीं है, एयर का ग्राउंड पे ही टेम्परेचर कम हो गया, समझ रहे हो, एयर का ग्राउंड पे ही अगर टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, जितना भी वाटर वेपर उसमें है वो सारा कंडेंस हो जाएगा और वो एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेगा ज़मीन पे, मतलब वही ज़मीन पे जहाँ पे भी एयर कांटेक्ट में आएगी वहाँ पे वो छोड़ देगी वाटर वेपर, है ना। और ये जिस टेम्परेचर पे होता है ना ये काम,
जिस टेम्परेचर पे एयर अपना वाटर वेपर लूज कंडेंस कर देती है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, क्योंकि इन वाटर ड्रॉपलेट्स जो बनती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यू। दीज आर कॉल्ड ड्यू। तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने अगर चिल्ड पानी का ग्लास, कभी आपने नोटिस तो किया ही होगा, कभी भी चिल्ड पानी का ग्लास आप बाहर रख दो, ठीक है, और अगर एयर में मॉइस्चर होगा तो आपको ये बाहर पे ना कंडेंसेशन दिखेगा, पानी दिखेगा, पानी नीचे टपकता हुआ दिखेगा थोड़ी देर बाद। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पानी बहुत ही कोल्ड है, राइट। पानी आपने फ्रिज से निकाला है तो बहुत ही कोल्ड है, और एयर वार्म है, एयर वार्म है और एयर में मॉइस्चर है, ठीक है, वाटर वेपर है। तो जब ये एयर, वार्म एयर कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे ही इस एयर का टेम्परेचर डाउन होता है वैसे ही वो अपना वाटर वेपर यहाँ पे कंडेंस कर देती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो पानी होता है ना ये कभी ऐसे गलती से मत समझ लेना कि अंदर का पानी बाहर आ रहा है, समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं होता है कि अंदर का पानी बाहर आता है। ये बेसिकली जो एयर का मॉइस्चर है वही कंडेंस होके एज अ वाटर ड्रॉपलेट बाहर गिरता है। समझ में आ रहा है ना? कभी ऐसे मिस्टेक मत कर देना कि अंदर का पानी बाहर आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। बचपन में लगता था मेरे को भी ऐसे, बट ऐसा होता नहीं है ना। कि वो ये जो वाटर वेपर वाटर आता है बाहर वो कंडेंस होके आता है, जो एयर से कंडेंसेशन होता है। समझ रहे हो? जैसे एयर ऊपर जाती है तो क्लाउड्स बनते हैं, वो टेम्परेचर कम होता है, क्लाउड्स बनते हैं और बारिश पड़ती है ना, सेम चीज़ ऐसे ही हो रही है। वाट पानी जो गर्म एयर है, वाट जो जिसके पास मॉइस्चर है, जो मॉइस्ट एयर है, वार्म एंड मॉइस्ट एयर, वो जब कूल डाउन होती है तो अपना वाटर वेपर कंडेंस कर देती है ग्लास के बाहर, तो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं बाहर। तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। और ये जो जिस टेम्परेचर पे होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू पॉइंट। तो सर्दियों में आपने देखा होगा जब सुबह आप उठते हो, है ना, सुबह उठते हो तो पत्तों पे ऐसे पानी रहता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हमने एयर का टेम्परेचर कर दिया है डाउन। एयर का टेम्परेचर जब हमने कर दिया है डाउन तो उसमें जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो गया, क्योंकि उसका मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी वो क्या हो गया, वो लो हो गया। जैसे हमने बोला था ना, जब हम हीट कर रहे थे एयर को, तब उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया था, क्योंकि हम ज़्यादा वाटर ऐड कर पा रहे थे उसमें, है ना। देखा था ना मैं ग्लास का एग्जांपल। तो ऐसे ही उल्टा भी होगा, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका कम कर देंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जितना भी एक्सेस होगा वो कैसे होगा, वो कंडेंस हो जाएगा किस में, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। तो वो ऐसे आपको दिखता है, ठीक है। आई गेस ड्यू का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अभी, है ना। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देखिए आप। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।